सभी किसान भाइयों एवं मेरे प्यारे व्यूअर्स का नमस्कार। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य हमारे इफ्को किसान फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फेसबुक लाइव सेशन सीरीज को आज लगभग 4 हफ्ते हो चुके हैं और विगत 4 हफ्ते पूर्व हमने ये निश्चय लिया था, ये एक संचय किया था, इस बात को साझा किया था कि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की जानकारी के द्वारा अभाव, कोई भी महामारी हो, कोई भी चैलेंजेस हों, उसमें ना आ पाए एवं कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं किसान भाई उसमें स्टक ना हो जाए, उसमें फंस ना जाए। इसके लिए हमने ये 4 हफ्ते पहले लाइव सेशन सीरीज का आगाज किया, इसका शुरुआत किया और इसी मकसद से शुरुआत किया कि आने वाले समय में, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये वैश्विक महामारी बढ़ रही है और न जाने कैसे जनमानस के ऊपर आपदाएं आ रही है, ये जो कंसेप्ट है न्यू नॉर्मल, डिजिटल विल बी द न्यू नॉर्मल, जो डिजिटल है वही आगे बढ़ के सॉल्यूशन बनेगा। तो किसान भाइयों को भी हम यही बताना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल से जुड़े रहें तथा जो ये वर्चुअल सॉल्यूशंस हैं, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे जुड़ के अधिक से अधिक फायदा उठाएं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रतिदिन हम विगत 4 हफ्तों से नए नए विषयों पे, नए नए ज्वलंतशील मुद्दों पे एवं नए नए एक्सपर्ट्स के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि आपसे जुड़ें, रूबरू हों तथा लाभदायक जानकारी के साथ आपसे महत्वपूर्ण बातें साझा करें। इसी विषय पे मैं बता देना चाहता हूं, आज का भी जो हमारा विषय है ये काफी रोचकपूर्ण विषय है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसपे रोजगार संवर्धन, आय मिलना, इन सभी पे एक बहुत ही मुख्य बातें हैं जो हम आपसे साझा करेंगे। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है वो है संरक्षित खेती के माध्यम से ग्रामीण रोजगार, यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसकी हम बात करते हैं, पॉली हाउस या शेड नेट की कल्टीवेशन जिसकी हम बात करते हैं। खास करके फल, सब्जियों एवं बागवानी से जुड़ी हुई जितने भी फसलें हैं, इसका कितना महत्वपूर्ण है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, जो कि आधुनिक खेती की, आधुनिक कृषि की एक नई नवीनतम तकनीक है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूं 50 से भी ज्यादा लोग इस समय हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहें निरंतर हमारे साथ, बहुत ही रोचक जानकारी आज हम आपसे साझा करेंगे। जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं उनका तारुफ मैं सर्वप्रथम आपसे करा देना चाहता हूं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो वस्तु विषय विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कल्याण पुरुलिया से इनका ताल्लुक है। विगत 10 साल यानी 1 दशकों से भी ज्यादा ये किसानों के बीच में रह के फल, सब्जी एवं उद्यान विज्ञान के विषय पे लगातार किसानों को प्रोत्साहित करते आ रहे हैं, ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा इन्होंने गांव तथा ब्लॉक लेवल में ट्रेनिंग दिया है। 50 से भी ज्यादा इनके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पेपर्स हैं। 25 से भी ज्यादा इन्होंने नेशनल एवं इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड किए हैं एवं 75 से भी ज्यादा इनके समसामयिक लेख, लीफलेट्स, ट्रेनिंग मैनुअल्स इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं तथा ईटीवी, अन्नदाता, दूरदर्शन, शांति निकेतन, डीडी किसान, प्रसार भारती में ये रेगुलर वक्ता रहे हैं, रेगुलर पार्टिसिपेंट रहे हैं, गेस्ट रहे हैं। इन्होंने टीवी शोज एवं टॉक्स किया हुआ है। यंग साइंटिस्ट यानी युवा वैज्ञानिक अवार्ड से भी इन्हें 2018 में सम्मानित किया गया है तथा कई अन्य सेमिनार, सिंपोजियम, वेबिनार्स में एवं पोस्टर प्रेजेंटेशंस में भी इन्हें सम्मानित किया गया है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल की पावन धरती से इनका ताल्लुक है अथवा उद्यान विज्ञान से ये संबंध रखते हैं। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं हमारे युवा, बहुमुखी, बहुप्रतिभावान, हमारे आज के एग्री एक्सपर्ट डॉक्टर चिनांशु घोष का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इफ्को में सभी किसान भाइयों के साथ लाइव मुझको जुड़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सर्वप्रथम बता देना चाहता हूं कि हमारे इस इफ्को किसान फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। आपने समय निकाल के हमारे बीच आए, इसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। हमारे 1 लाख पूरे व्यूअर्स की तरफ से, फॉलोअर्स की तरफ से हम आपका अभिवादन एवं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि आपने समय निकाल के हमारे बीच आए। सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस समय 70 से ज्यादा लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं और अथवा मिस्टर सुधीर सिंह, परितोष पात्रा, मोनालिसा भट्टाचार्य,
संदीप कुमार साहू, डॉक्टर सुशील कुमार राय, सुमित झा, सुमित चौरसिया, ऐश्वर्य एंटरप्राइजेस, कटरोडिया धर्मेश जो कि गुजरात से हैं, सभी लोग आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं आपका अभिनंदन ज्ञापन कर रहे हैं। सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे व्यूअर्स को एक बात और कह देना चाहता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब कृषि विज्ञान केंद्र से इनका ताल्लुक है। इन्होंने मुझसे कहा कि सुबह सुबह आज इनको एक हमारे किसान भाई के खेत में जाना पड़ेगा, क्योंकि एज अ कोरोना वॉरियर्स हम सभी जानते हैं, सभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक निरंतर पूरे लॉकडाउन पीरियड के समय भी जुड़े हुए थे। तो डॉक्टर साहब जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी में बैठ के भी इतनी इनकी जिसको बोलते हैं लगन है, वो गाड़ी में बैठ के भी आज हमारे साथ लाइव सेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं डॉक्टर साहब, और आशा करते हैं हमारे सारे किसान भाई आज का जो हमारा सेशन होगा इस पे बहुत लाभान्वित होंगे। समर खटाना जी भी, इन्होंने भी अपना नमस्कार किया है। तो डॉक्टर साहब आज के विषय के बारे में मैंने हमारे सारे व्यूअर्स को बता दिया है, काफी रोचकता बढ़ चुकी है। मामून दीप्ति जी ने भी आपको गुड मॉर्निंग किया है, बहुत बहुत स्वागत है मामून जी आपका हमारे लाइव सेशन में। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि आज आप हमारे विषय के बारे में जरा सा एक पृष्ठभूमि दे, बैकग्राउंड दें और इंट्रोडक्शन दे के बताएं कि आज मुख्यतः हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब आप अपना विषय शुरू करें। इससे पहले ওয়েস্ট বেঙ্গল দিয়ে যারাও যারাও আমাদের চাষি ভাইরা আছে আমাদের সঙ্গে আজকে জুড়েছেন, ওদেরও সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত, আপনাদের ধন্যবাদ কি আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন। ডাক্তার সাহেবও আমাদের সঙ্গে আছেন এবং হিন্দিতে আজকে আমরা এই সেশনটা করছি, কিন্তু আমরা এটা নিশ্চয়ই আমরা মাথায় রাখবো যে যে কিছু কথা আমরা আজকে এইখানে बोली এটা আপনাদের সবাইদেরকে ভালো লাগে। ये था थोड़े हमारे बंगाल के किसान भाइयों के लिए उद्बोधन। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बहुत 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 धन्यवाद सिद्धार्थ जी, एवं इफ्को के जितने भी प्रोग्राम देखने वाले उन सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। सर्वप्रथम मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ कि इस कोरोना के समय में चूंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप अच्छी तरह से जहाँ कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप हाथ धोना या सफाई बरकरार रहना, घर में वापस जैसे आते हैं जितने भी पद्धतियां हैं जिनको कि आप कर सकते हैं कोरोना को मिटाने के लिए या कम करने के लिए, वो उनका प्रयोग करें। आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है कि हम संरक्षित कृषि के माध्यम से किस तरह से ग्रामीण रोजगार बढ़ा सके, या जिनके पास बड़े आकार में जमीन है या छोटे आकार में जमीन है, जो किसान खेती करना चाहते हैं, उनको किस तरह से हम संरक्षित कृषि के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बना सके एवं उनका जो उत्पादन है उसको हम बाजार में ले जाके बाजार में पहुंचा के एकदम उत्तम मूल्य दिला सके, यही हमारा सर्वप्रथम कार्य है। तो संक्षिप्त में आज हम भूमिका के बारे में, इसके बारे में बता लेते हैं कि संरक्षित पद्धति क्या है। कि हम जैसे किसान सीधे सीधे आपका जमीन पे खेती न करके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्निक्स जो हैं, विभिन्न जो स्ट्रक्चर हैं, विभिन्न जो जिस तरह के पॉली हाउस है, शेड नेट है, आपके ग्रीन हाउस है, लो टनल है, इन सब के माध्यम से हम किस तरह से खेती कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज पूरी तरह से करेंगे सिद्धार्थ जी। और साथ ही साथ हम इसके बारे में और भी बढ़िया से एक दो बातें और भी हम इसके साथ करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया, आपने एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से आज आप किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 70 से ज्यादा लोग इस समय लाइव सेशन में जुड़े हुए हमारे साथ। मनीष कुमार ने आपको नमस्कार कहा है, नरेंद्र प्रजापति, विशेश्वर महतो, नारायण सिंह जी, सभी लोगों ने आपका धन्यवाद एवं अभिवादन कहना चाहते हैं। नरेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं कि वो बीएससी कृषि के एक छात्र हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। नरेंद्र प्रजापति जी, आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है, आपकी जो भी प्रश्न है, हमारे इस लाइव सेशन के माध्यम से अपने सवाल रखें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लेकर मैं यही सुनिश्चित करूंगा कि डॉक्टर साहब इनका जवाब दें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया, एक बहुत अच्छा पृष्ठभूमि दी, तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सेगमेंट की ओर। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि जो संरक्षित खेती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हम आज की स्थिति देखें, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे जरा सा प्रकाश डालें। जी डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ जी, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित कृषि हम क्यों करना चाहते हैं? भूमि हम लोग का धीरे धीरे कम हो जा रहा है या खेती की जमीन कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी हमको
उत्पादन निरंतर करते रहना है, एवं साथ ही साथ कम जगह से हम अधिक उत्पादन कैसे कर सकें। ऑफ सीजन कल्टीवेशन, जिस समय जहां पे खेती न हो रही हो वहां के लिए हम कैसे मार्केट में इसको ला सके, एवं साथ ही अनुकूल परिस्थितियों में तो काफी जगह में हम खेती कर सकते हैं, लेकिन जहां प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, जहां की अवस्था खराब है, जहां पे अचानक बारिश हो जा रही है, जहां का मौसम ठीक ठाक नहीं है, उस जगह पे हम कैसे खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या हमको संरक्षित कृषि एकदम जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी प्रकार से खेती नहीं कर सकते। ओपन फील्ड कंडीशन छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आपको करना पड़ेगा। तो ऑफ सीजन कल्टीवेशन के लिए ये इस प्रकार की खेती या इस प्रकार के स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है सिद्धार्थ जी। और साथ ही साथ विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैंने शुरू में ही आपको भूमिका में बताया, उनका भी हम आगे आगे बताते चलेंगे, किस तरह से कौन सा स्ट्रक्चर किस खेती के लिए काम आएगा, कौन से फसल के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर करेंगे, किस इलाके के लिए कौन सा स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, इसके बारे में हम बताते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया, बड़े ही एक प्रमुख बिंदु पे आपने प्रकाश डाला और जोर दिया कि ये जरूरी है। आज हमारे देश में करीबन 1.3 बिलियन आबादी है, इनको निरंतर पूरे साल भोजन उपलब्ध कराना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सारे किसान भाइयों के लिए, अन्नदाता भाइयों के लिए, एवं कृषि प्रणाली जो एग्री इकोसिस्टम से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी हम बात करते हैं, इनका प्रमुख भूमिका। उसी में ये एक नवीनतम तकनीक है कि ऑफ सीजन में भी किस तरह से सब्जी एवं अनाजों का उत्पादन हो सके एवं गुणवत्ता युक्त फल सब्जियों का उत्पादन किया जा सके, इस पे मुख्य जोर रहता है हमारे इस संरक्षित खेती के द्वारा। अमित चौबे जी ने आपको प्रणाम कहा है, निरंजन सिंह जी, सत्येंद्र ने, पंडित धीरज दीक्षित, ठाकुर धीरेन्द्र जदौन, इन सभी व्यूअर्स ने आपका बहुत बहुत अभिवादन एवं आपको वेलकम किया है। बहुत सारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत जो है वेलकम है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। आज हम संरक्षित खेती के बारे में डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। रुद्र प्रताप सिंह बिसेन भी जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे बड़े प्रबल व्यूअर हैं। वेलकम रुद्र प्रताप जी। अगले सेगमेंट में मैं चाहूंगा आप जरा सा इस पे चर्चा करें कि जो प्रमुख जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यदि कोई किसान भाई संरक्षित खेती शुरू करना चाहे तो उन्हें मुख्य किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तथा कौन सी संरचनाएं काफी प्रमुख है, काफी जरूरी है, जो कि किसान भाई अपना के संरक्षित खेती कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मूलतः 3 तरह की चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए इस तरह के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए या इस तरह के संरक्षण को तैयार करने के लिए। पहले जो है उसमें हमको ऐसे जगह का निर्वाचन करना है जो थोड़ा सा ऊंचा हो। ऊंचा इसलिए कि वहां पे पानी का निकासी या जल निकासी की व्यवस्था एकदम अच्छी होनी चाहिए, ताकि पानी अगर बारिश भी होता है तो आराम से वो पानी निकल जाए, पॉली हाउस के आसपास या उसके अंदर जाने से कोई क्षति ना पहुंचाए। दूसरी चीज कि आसपास का जो इलाका जहां पे हम ये स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उस इलाकों में ज्यादा बड़े पेड़ न हो। ज्यादा बड़े पेड़ होने से दिक्कत क्या होगी कि सूरज की रोशनी जो है वो इन स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आ पाएगी, और अंदर अगर नहीं आ पाएगी तो अंदर में हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, वो जो भी फसल लगाते हैं वो फसल ठीक से उत्पादन नहीं हो पाएगा, उसको अच्छे से ग्रोथ नहीं मिल पाएगा, एवं काफी लेट हो जाएगा। उसके प्रोड्यूस मतलब जो उत्पादन मिलेगा उसका क्वालिटी खराब हो सकता है, उसका शेप साइज खराब हो सकता है, क्योंकि हम इतना अमाउंट लगा के, इतना खर्चा करके हम इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाएंगे, लेकिन बनाने के बाद अगर हमको बाजारजात करने में, बाजार में हम अगर ये सब्जियां या इनको ले जाएं, फिर हमको उतना मूल्य न मिल पाए, तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आसपास के इलाकों में सर्वप्रथम हमको ऊंचा जमीन, जिस जगह पे जमीन जहाँ पे ऊंची है, जहाँ पे पानी की या जल निकासी की व्यवस्था एकदम अच्छी है, बढ़िया है, और साथ में आसपास जहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे वो जगह ऊंचे एवं बड़े पेड़ों से थोड़ा सा कम हो या खाली हो, ताकि आंधी या तूफान अगर आए,
जो उनकी टहनियां है वो गिर जाने के कारण स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचे, ऐसा ना हो। तो इस तरह के इलाकों में हम इस तरह के स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। 3 तरह के स्ट्रक्चर हम जनरली तैयार कर सकते हैं। एक है आपका पॉली हाउस, ये 2 तरह के हो सकते हैं। आपका परमानेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है गैल्वेनाइज्ड पाइप के माध्यम से, या हम अभी जो फिलहाल किसानों को बोलते हैं कि लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, एकदम कम खर्च में आपका बांस के द्वारा या लकड़ी के द्वारा का जो स्ट्रक्चर है, इसको कर सकते हैं। बीच का भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम सीमेंट के जो पोल हैं उनके माध्यम से, जो आप लोग देखेंगे कि फेंसिंग दिया जाता है बड़े बड़े इलाकों में, सीमेंट के जो पोल हैं उनसे कांटों का जो तार होता है, तारों के माध्यम से हम फेंसिंग देते हैं। तो उस तरह के सीमेंटेड पोल के माध्यम से भी हम ये स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो जनरली पॉली हाउस 3 स्ट्रक्चर के, एक है आपका गैल्वेनाइज्ड पाइप परमानेंट स्ट्रक्चर, सेकंड जो है वो है लो कॉस्ट बैम्बू स्ट्रक्चर, और थर्ड जो है मीडियम, ज्यादा खर्चा भी नहीं है और बांस बैम्बू का जो स्ट्रक्चर होता है उसके माध्यम से वो जल्दी खराब होने का भी डर रहता है, तो उसके चलते सीमेंट का स्ट्रक्चर। ये हो गया पॉली हाउस। दूसरा जो है वो है आपका शेड नेट, या इसको हम हिंदी में छाया जाल भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, आपका सनलाइट की जो इंटेंसिटी है इसको एकदम कम कर देता है। 3 तरह के जनरली अवेलेबल हैं, 25%, 75%, 90%, इस तरह के हैं। कलर भी डिफरेंट टाइप के हैं, आपका ग्रीन मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है, व्हाइट मिल जाता है, व्हाइट ग्रीन। तो इसके बारे में हम आगे और भी आलोचना इसके बारे में करेंगे, जानकारी आपको देंगे सिद्धार्थ जी। तो इस तरह के 2 मेनली स्ट्रक्चर पॉली हाउस और शेड नेट, इनके माध्यम से हम कर सकते हैं। साथ ही साथ सुरंग और टनल के माध्यम से भी हिली एरिया जहाँ पे है, जहाँ पे हम क्यूकर बिट्स ज्यादा कर नहीं सकते, वहाँ पे टनल के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से भी इस तरह की खेती कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कौन कौन सी प्रमुख संरचनाएं हैं जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो टनल, चाहे वो लो टनल हो, चाहे वो पॉली हाउस हो, शेडनेट हो। ऐसे कई प्रकार के स्ट्रक्चर से, खास करके यदि मैं उत्तर मध्य भारत की मैं बात कहूँ, यदि मैं पश्चिम भारत की बात कहूँ, तो पॉली हाउस एवं शेडनेट बहुत ही एक कॉमन संरचना है, बहुत ही एक कॉमन जो कि आम एक जो है स्ट्रक्चर है जो किसान भाई इस पे लेते हैं। इसकी सफलता कितनी हुई, कितनी लागत वगैरह क्या आएगी, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, शालिनी सिंह, अभिजीत वत्स, स्वपन देव, अमित चौधरी, निरंजन सिंह, इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक अभिवादन एवं धन्यवाद किया है। बहुत बहुत स्वागत इन सारे व्यूअर्स का हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। अमित चौधरी जी जरा सा परेशान है, वो जानना चाहते हैं कि धान की फसल में किस तरह से सुरक्षा किया जा सकता है। अमित जी, धान के ऊपर भी हम डिबेट करेंगे, हम लाइव सेशन करेंगे, परंतु आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो संरक्षित खेती पे है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे, खास करके उस पे फल सब्जियां किस तरह उगाए जा सकते हैं, खास करके सब्जियों के ऊपर। यदि आपको उससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो, अवश्य आप इस पे हमारे कमेंट करें और हमारे एक्सपर्ट उस पर जानकारी आपको देंगे। तो डॉक्टर साहब, समय को देखते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, रोचकता काफी है, 60 से ज्यादा लोग इस समय लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, और जैसा कि हमारे सारे हमारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब निरंतर ट्रैवल कर रहे हैं, परंतु ट्रैवल करने के साथ साथ वो सेशन में भी जुड़े हुए हैं। ये जिसको बोलते हैं काफी मतलब इट्स अ पॉइंट ऑफ सैल्यूट टू यू डॉक्टर साहब, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड फॉर दिस इक्वल पार्टिसिपेशन। तो डॉक्टर साहब, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं जानना चाहता हूं, आप जरा सा प्रकाश डालें, जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, इनकी कम जमीनें हैं, कम जोत हैं, वो संरक्षित खेती की कौन कौन सी तकनीक एवं संरचनाओं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को अपना सकते हैं और अपना के उससे खेती करके लाभ हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर्स हैं पॉली हाउस में। तो उसमें अगर बड़े आकार के किसान हैं जो कि एकदम पूरी तरह अपना मार्केट जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर में, एक्सपोर्ट के लिए करना चाहते हैं, या फिर वो बड़े जो मार्केट है या मंडी है वहां पे भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए एकदम जरूरी है कि परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाए। ठीक है, क्योंकि उनके पास वो फिर पूंजी ठीक से लगा भी सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लघु या मार्जिनल फार्मर, या जिनकी जमीन छोटी है, जो सिर्फ पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही फसल के ऊपर निरंतर
रहते हैं कि उसी के ऊपर उनका जीवन रोजगार हो सके, तो उनके लिए है कि लो कॉस्ट बैम्बू स्ट्रक्चर भी आप कर सकते हैं बांस के द्वारा, या फिर आपके लकड़ी के द्वारा, या आपके गांव में जो अवेलेबल मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है, उससे भी आप ये लो कॉस्ट बैम्बू स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जो बड़े फार्मर हैं उनके लिए तो काफी अच्छा इस संरक्षित कृषि के लिए उनका योगदान रहेगा, क्योंकि उसमें वो कई तरह के फसल उगा सकते हैं, जैसे कि कलर्ड कैप्सिकम लगाए जाते हैं, उनका वो मार्केटिंग कर सकते हैं। क्यूकम्बर हो गया, ऑफ सीजन टोमेटो कर सकते हैं, चेरी टोमेटो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से है। और अगर लघु किसान के बारे में देखा जाए, या जो छोटे किसान हैं जिनकी जमीन भी थोड़ी कम है, साल भर में एक बार फसल होता है, धान या कोई भी अन्य फसल एक बार ही करते हैं, बाकी समय इनका खाली पड़ा रहता है जमीन, तो उनके लिए ये है कि वो जो लो कॉस्ट जिसको ग्रेजिंग, उसको निरंतर वो साल भर बाजार में बिक्री करके, जहां भी, क्योंकि हर जगह ही आपका ये सीडलिंग का बहुत ही जरूरत है। कई किसान क्वालिटी सीड मटेरियल ना मिलने के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है, या उनको अच्छा प्रोड्यूस नहीं मिल पाता, वो साल भर से अंदर को चारा उत्पादन करके ही अपना ये रोजगार कर सकते हैं। और ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी सफलता होगी अगर अभी जैसे कोरोना के चलते माइग्रेटिंग जो बाहर से युवा वर्ग आ जा रहे हैं, उनको काम का काफी अभाव है, वो फिलहाल अभी घरों में ही बैठे हुए हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए ये है कि वो वापस दोबारा अपने गांव आके इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के चलते वो आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या होता है, मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता देता हूं कि अगर चरका तो 200 मीटर स्क्वायर में आपका करीब 70,000 के करीब आपको खर्चा पड़ जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट का डिफरेंट स्कीम है, उसके बारे में भी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। काफी स्कीम है जिसमें से उनको सब्सिडी भी मिल जाएगी, ठीक है सिद्धार्थ जी। और साथ ही ये प्लग ट्रे और पोर्ट ट्रे के माध्यम से हम कम समय में कई सब्जियों के फसलों के चारे जो सीडलिंग्स है उनको हम, देखिए आपका हो गया टमाटर, बैगन, मिर्च, फिर है अभी जैसे रबी मौसम में आपका फसल आ रहा है फूल गोभी, फिर पत्ता गोभी, ब्रोकोली, कैप्सिकम, इन सभी फसलों को भी हम तैयार कर सकते हैं। साथ ही इनको आपके बाजार में जिस प्रकार से रेट मिलता है, 1 रुपए करके भी अगर हम बेचे तो सालाना करीब हम कह सकते हैं कि 70,000 अगर हम खर्चा करते हैं तो 1 रुपए भी अगर हम बेचे, और जो 200 मीटर स्क्वायर में है उसमें अगर हम 10,000 पोट्रे भी लें, पोट्रे का दाम 40 रुपए पड़ता है, अगर हम 100 पोट्रे भी लें तो 98 खाप युक्त 10,000 आपका चारा निकलेगा। तो राउंड द ईयर आप मान के चलिए कि 10,000 एक महीने में आपका आ जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप कर लें तो आपको काफी इस जो भी मार्जिनल फार्मर्स हैं या जो छोटे किसान हैं एवं साथ में युवा हैं, उनको काफी फायदा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से किसान भाई यदि इन स्ट्रक्चर संरक्षित खेती के इन आयामों पे, इन बातों पे गौर करें तो किस तरह से साल भर उनको रोजगार मिल सकता है, तथा छोटे पौधे उगाकर, सब्जियों के छोटे छोटे पौधे एवं जिसको हम प्लांट सैपलिंग्स बोलते हैं, उगाकर नर्सरी रेजिंग करके रोजगार पैदा कर सकते हैं। परितोष जी का अगले सेशन की ओर बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम लेना चाहूंगा एक सवाल। परितोष जी ये जानना चाहते हैं कि जिन स्ट्रक्चर्स के बारे में अभी आपने विविध चर्चा की, हर स्ट्रक्चर में कितना खर्चा आएगा सेटअप करने के लिए, यदि कोई किसान भाई सेटअप करना चाहता है, खर्चे के विषय पे जरा मार्गदर्शक करें लोगों को। जी डॉक्टर साहब। जी परितोष जी, धन्यवाद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं और काफी खुशी हो रही है कि आपके मन से ये प्रश्न आया है। काफी अच्छा प्रश्न है।
किसानों के लिए एवं जो इस संरक्षित कृषि को अपनाना चाहते हैं। जी मैं पहले ही बता दूं कि पॉली हाउस या शेड नेट का जो स्ट्रक्चर है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तरफ से एकदम स्ट्रिक्टली दिया हुआ है कि साइज के हिसाब से आपका हो सकता है एवं विभिन्न इलाकों या विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग रेट है। उसके लिए जो भी करना चाहता है वो अपने राज्य के जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं या उनके जो अधिकारिक हैं उनके साथ आप थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रेट है। अब दूसरी बात आ जाती है कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। अगर आप सब्जी उगाना चाहते हैं तो कौन सी सब्जी, हर एक सब्जी के लिए अलग अलग उसमें सब्सिडी है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर बताऊं तो अगर परमानेंट स्ट्रक्चर कोई करना चाहता है तो परमानेंट स्ट्रक्चर का भी अलग रेट है। जैसे नेचुरली वेंटिलेटेड, मतलब हम गैल्वेनाइज्ड पाइप या लोहे के पाइप जो हैं उनके माध्यम से अगर करते हैं तो सॉ टूथ शेप मतलब आपका लकड़ी जो काटा जाता है ये ऐसे शेप का होता है, पहाड़ की तरह ऊंचा नीचा ताकि गर्म आरी के जैसा, एग्जैक्टली आरी के आकार का होता है, ताकि जिन इलाकों में गर्म हवा हो वो ऊपर से चला जाए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर से होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जहाँ पे ये नेचुरल वेंटिलेटेड न हो, हम फैन पैड लगाएं या कई बड़े किसान हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं, मिस्टिंग लगाना चाहते हैं। मिस्टिंग मतलब आपका कुहेसा या कोहरा टाइप का अंदर करना चाहते हैं। तो इन सभी के लिए आपका अलग अलग खर्चा आ जाएगा। तो राज्य के हिसाब से भी ये अलग होगा। जैसे मैं पुरुलिया के हिसाब से अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे आपका 200 मीटर स्क्वायर का अगर गैल्वेनाइज्ड नेचुरली वेंटिलेटेड करें तो करीब 5 से 8 लाख का खर्चा आएगा। और अगर हम 200 मीटर स्क्वायर का अगर हम बैम्बू स्ट्रक्चर करते हैं, इंक्लूडिंग आपका इन्वर्टेड स्प्रिंकलर इरिगेशन, मतलब बूंद बूंद पानी गिरेगा उसमें, तो वो स्ट्रक्चर लेके अगर हम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपका पंप या बोरिंग नहीं आएगा, सिर्फ टुल्लू आएगा और साथ में आपका ये इन्वर्टेड स्प्रिंकलर का आएगा, तो इसमें करीब आपका 70,000 के करीब आपका खर्चा पड़ जाएगा। ऊपर आपका पॉली शेड रहेगा और बाकी चारों तरफ आपका शेड नेट लगा रहेगा एवं अंदर आपके करीब 6 से 10 आपके टेबल आ जाएंगे, जिसके ऊपर आप पोट्रे लगा के 100 से 150 पोट्रे लगा के आप इसमें चारा उत्पादन कर सकते हैं। जी परितोष जी, सिद्धार्थ जी। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा कि आशा करते हैं परितोष जी, डॉक्टर साहब ने बड़े ही विविध रूप से बताया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स किसान भाई कैसे ले सकते हैं तथा उनमें कितना खर्चा आएगा। यदि परमानेंट लेंगे तो उसमें नेचुरली बात है कि जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार तो किसान भाई को निवेश करना ही पड़ेगा, 8 से 10 लाख की लागत आएगी। परंतु जो शेडनेट वाले स्ट्रक्चर्स हैं, बैम्बू स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें कुछ सुविधाओं के साथ 70,000 रुपए 200 स्क्वायर मीटर में लागत आएगी। कल्याणी दास जी ने भी आपका बहुत बहुत स्वागत किया है। सुरेश कुमार ककरालिया जी ने भी आपको अभिवादन किया है। डॉक्टर सुशील कुमार राय, डॉक्टर साहब नेटवर्क की हो सकता हो थोड़ी समस्या बीच में आ रही हो, परंतु क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, परंतु आज बहुत अच्छा नेटवर्क है। मैं आपको बताऊं अथवा मैं मन की बात यदि बताऊंगा, कल तो काफी दिक्कतें थी, तो आज तो टचवुड ऊपर वाले की रहमत है कि जो हमारे नेटवर्क बाबा की रहमत है कि नेटवर्क हमारे साथ है आज। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले कल्याणी दास जी का भी एक सवाल है और डॉक्टर सुशील कुमार राय का भी एक सवाल है। डॉक्टर सुशील कुमार राय हमारे बड़े प्रबल व्यूअर हैं, प्रतिदिन वो हमारे साथ जुड़ते हैं तथा कई किसानों के सवालों को इकट्ठा करके वो ऑन बिहाफ ऑफ मेनी फार्मर्स वो सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपके सवाल की तरफ तो मैं आऊंगा जरूर। सर्वप्रथम मैं कल्याणी दास जी का सवाल एक पूछना चाहूंगा। कल्याणी दास जी ये पूछ रहे हैं कि ये झारखंड से हैं और छोटे किसानों के साथ काम करती हैं, तो छोटे किसानों के लिए कम खर्चे में सबसे अच्छा कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा जिससे किसान भाई, छोटे किसान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ओर बढ़ सके? जी डॉक्टर साहब। जी कल्याणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। मैं भी एकदम आपके नजदीक के इलाके से हूँ, पुरुलिया से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप एक बार जिस जगह से भी हैं, आप हॉर्टिकल्चर दफ्तर या एग्रीकल्चर दफ्तर, कृषि दफ्तर के साथ थोड़ा सा बातचीत कर ले एवं उनके साथ मुलाकात करें, तो वो आपको बता सकते हैं। क्योंकि
मुझको जितना मालूम है कि झारखंड में आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और ये ड्रिप इरिगेशन इसके चलते काफी अधिक पश्चिम बंगाल की तुलना में वहाँ पे सब्सिडी है। और अगर छोटे किसान करना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली आप अगर मुझको बाद में बताएं कि किस तरह का वो करना चाहते हैं। अगर सब्जी करना चाहते हैं, मतलब सब्जी करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ चारा तैयार करना चाहते हैं या सब्जी का जो सीडलिंग है वो तैयार करना चाहते हैं, तो उसके चलते स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। एक चीज है, अगर बहुत ही कम खर्च में आप करना चाहते हैं तो लीफी वेजिटेबल्स या पत्ता जातीय जो सब्जी है, तो इनके लिए आपको सिर्फ बैम्बू का जो स्ट्रक्चर है हल्का सा लगाना पड़ेगा छोटे आकार में, और आपका ऊपर से पॉलीथीन शीट जो मिलता है इस स्ट्रक्चर के लिए वो लेना पड़ेगा। और जो भी किसान भाई है उनके पास आपका स्प्रे मशीन रहता ही है, ठीक है। तो स्प्रे मशीन का जो नोजल है उसको हम अगर निकाल दें, बैटरी ऑपरेटेड हो तो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें से पावर मिल जाएगा। और अगर आपका 5 मीटर बाई 5 मीटर का भी अगर इलाका है, मतलब 25 मीटर स्क्वायर का अगर इलाका है, तो उसमें आपका ड्रिप किट मिल जाता है, एक कंपनी का ड्रिप किट मिल जाता है, वो 25 मीटर स्क्वायर का ही आता है। या आप पाइप भी ले सकते हैं, उसको ऊपर की तरफ जहाँ पे आपका छांव है, जहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो उस ऊपर की जगह पे और उसका जो एंड पॉइंट है वो हम ये बैटरी ऑपरेटेड जो 16 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर है उसके अंदर अगर हम फिट कर देते हैं और उस पानी डाल देते हैं, आप दवाई डाल देते हैं, फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर हो गया, ये डाल देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत काम कर सकता है। क्योंकि ये मैंने खुद यहाँ पे काफी छोटे किसानों के साथ जो सिर्फ चारा तैयार करते हैं, सीडलिंग तैयार करते हैं, या लीफी वेजिटेबल्स जनरली जो तैयार करते हैं, उनके लिए ये काफी अच्छा रहेगा। छोटे आकार में या एकदम कम लागत में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन शायद इसके लिए सब्सिडी नहीं मिल पाएगा, ये किसान को खुद ही करना पड़ेगा। जी सिद्धार्थ जी, और अधिक जानकारी के लिए आप फिर इसको किसान के साथ बने रहिएगा, वो भी आपको इसके बारे में और भी अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आशा करते हैं कल्याणी जी आपको आपके प्रश्न का उचित जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर सुशील कुमार राय हैं, वो ये पूछ रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि कई आईटीकेस होते हैं, इंडिजिनियस और टेक्निकल नॉलेजेस, आईटी के टेक्निक्स होती हैं जिसके द्वारा भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है। तो ये जानना चाहते हैं कि या अगर बिना लागत के यदि कोई किसान भाई बहन संरक्षित खेती करना चाहता है, जैसे केले के पत्तों को ढक के, केले के पत्ते को बना के फसलों को ढक के, इस तरह से जो बिना लागत के, जिसे हम कह सकते हैं बिना लागत के, क्या कोई किसान भाई ट्रेडिशनल टेक्निक से संरक्षित खेती कर सकता है? जी डॉक्टर साहब। जी एकदम ट्रेडिशनल सिस्टम में भी कर सकते हैं। साथ में आपका अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन नहीं है, मतलब हम ये पॉलीथीन शीट और ये यूज नहीं करते हैं, तो उसके चलते हम गांव में अवेलेबल जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि आपका ताल का पेड़ हो गया, उसका जो पत्ता है वो काफी दिन तक चलता है, उसमें पचन भी नहीं होती है, मतलब वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसका भी शेड हम करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स मिल जाता है, जैसे इधर अर्जुन के जो पत्ते हैं, इनको भी हम जहाँ पे हम तैयार करेंगे, सीड बेड तैयार करेंगे या हम फसल लगाएंगे, उनके ऊपर हम इसको दे के फिर हम इस तरह के मटेरियल तैयार कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी, और साथ में अवेलेबल जो बांस के जो स्ट्रक्चर हैं, उनके चलते अवेलेबल जितने भी अवेलेबल रॉ मटेरियल आपको गांव में मिल जाएंगे, उनके द्वारा हम ये स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि बिना बहुत ही कम लागत लग सकती है। संरक्षित खेती में एक और है, अगर आप सोच रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन के बारे में, जिसमें कि बूंद बूंद पानी के माध्यम से हम सेच देते हैं, तो उसके चलते भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके हिसाब से भी हम पानी दे सकते हैं। जैसे कि किसी ऊंचे जगह पे जहाँ पे खेती कर रहे हैं, समझिए हमने लगा दिया आपका फूल गोभी या पत्ता गोभी,
तो जिस जगह पे, जिस इलाके में हम लगा रहे हैं, ठीक उसी जगह से करीब आपका 500 हम वहां से नजदीक ही 1 मीटर की उच्चता में एक टैंकी बैठा दिए एवं पुराना जो टैंकी है उसमें बैठा दिए, एवं साथ ही वहां से एक पाइपलाइन लेके हम ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से एकदम जहां जहां ये पानी जाना चाहिए, जैसे कि उनके रूट्स के नजदीक, वहां पे हम इसको दे सकते हैं। सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार राय, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि क्योंकि ये बंगाल और उसके आसपास पूर्वी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल दिया जो ताड़ के पेड़ हैं, ताड़ के पत्ते हैं, वह भी काफी बड़े होते हैं। उसको यदि हम बांस के डंठलों के साथ, बांस के साथ जोड़ के यदि किसी फसलों में एक संरचना बना सके, एक स्ट्रक्चर तैयार कर सके, उससे भी किसान भाई जो हैं काफी इस पे जो है कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से केलों के पत्तों के सहायता से भी ये हो सकता है। कल्याणी दास जी ने आपको धन्यवाद दिया है, उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए धन्यवाद कल्याणी जी, आपने सवाल पूछा। रविंद्र कुमार जी ने आपका स्वागत किया है। डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, ये भी हमारे बड़े प्रबल व्यूअर हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, परंतु थोड़ा सा लेट जुड़े आप। डॉक्टर दया श्रीवास्तव हैं, ये भी प्रतिदिन हमारे साथ आते हैं, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब भी आज बहुत लेट आए हमारे साथ। दया श्रीवास्तव जी भी कई किसानों के बिहाफ में सवाल पूछते हैं। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले उनका भी मैं सवाल लेना चाहूंगा। दया श्रीवास्तव जी ये पूछ रहे हैं कि सर्दियों एवं गर्म मौसम के लिए किस प्रकार की स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। जरा सा ये बड़ा ही रोचक सवाल है कि सर्दियों के लिए कौन से स्ट्रक्चर सही रहेंगे, एवं जो किसान भाई गर्मियों में संरक्षित खेती करना चाहे उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर सही रहेगा। तो इस पर जरा सा प्रकाश डाले डॉक्टर साहब। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, ये मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं आपको? मैंने जो प्रश्न आ रही है, मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूँ ताकि, हाँ, प्रश्न मुझको सुनाई दिया, मैं थोड़ा नेटवर्क के लिए साइड में हो ले रहा हूँ। हाँ, जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद दया जी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम जी। सर्दी एवं गर्म मौसम के लिए स्ट्रक्चर जरूर से ही अलग होगा। जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ के लिए हम पहले ही मैंने जैसे बोला कि आरी टाइप का ये सॉ टूथ शेप का जो स्ट्रक्चर है वो हम करेंगे, ताकि अंदर अगर गर्मी आए, पॉली हाउस के अंदर से अगर गर्मी आती है तो वो गर्म हवा चूंकि हल्का होता है वो ऊपर से वो निकल जाएगा। और सर्दियों का जो इलाका है या ठंड जो इलाका है वहां पे हमको डूम शेप करना पड़ेगा, ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो कंजर्व हो सके। ठीक है, तो और अंदर आप जो भी लगाएं वो आपका प्रॉपर टेम्परेचर उसमें मिल जाए, जर्मिनेशन अच्छा हो, उसका ग्रोथ अच्छा हो। लेकिन उस हिसाब से हमको डूम शेप में आपका फैन पैड या एग्जॉस्ट टाइप का एक मटेरियल बैठाना पड़ेगा, ताकि अगर अधिक गर्मी हो, ऐसा नहीं है कि सर्दियों के इलाके में हमेशा ही आपका टेम्परेचर ठंडा रहता है, कभी कभी सनलाइट के चलते अंदर का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हमको फैन पैड की जरूरत हो सकती है, या एग्जॉस्ट टाइप का एक जरूरत हो सकता है, ताकि अंदर का जो गर्म हवा है वो ऑटोमेटिकली निकाल दे। तो गर्मी के इलाके में जहाँ पे जैसे पुरुलिया का हो गया, या हम मान के चले रेड एंड लैटरिटिक जोन, यहाँ पे ठंडी के मौसम में ठंड भी अधिक होता है और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर भी करीब आपका 45 से 48 डिग्री तक चला जाता है। तो उसके चलते हम क्या करते हैं कि सॉ टूथ शेप में हम स्प्रिंकलर लगा देते हैं, या शेड नेट हुआ तो स्प्रिंकलर लगा देते हैं, और पॉली हाउस हुआ तो हम मिस्ट लगा देते हैं या फॉगर लगा देते हैं, ताकि ये अंदर का टेम्परेचर जो है वो कूल कर सके, और अधिक अगर गर्म हो जाए तो ऊपर से निकल सके। लेकिन अगर ठंडी का इलाका है या सर्दियों का इलाका है तो उस हिसाब से हम आपका डूम शेप कर सकते हैं। आशा करते हैं दया श्रीवास्तव जी, आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। दया श्रीवास्तव जी खुद इन स्ट्रक्चर्स में हल्का फुल्का आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको अपने हिसाब से। जी डॉक्टर साहब, दया श्रीवास्तव जी स्वयं जो है लो टनल पॉली हाउस की खेती कराते हैं, तो आशा करते हैं
ये जानकारी जो आपको मिली वो आपके लिए लाभदायक होगी दया श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब 45 मिनट हो चुके हैं, सवालों की फहरिस्त तो इतनी लंबी है, यदि मैं सवाल ही लेता रहूं तो शायद हम पूरा सेगमेंट ना खत्म कर पाए आज। तो बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं ये जानना चाहता हूं, आप जरा सा प्रकाश डालें, जो युवा जो ग्रामीण युवक है या फिर जो विस्थापित हुए युवक है जो कि माइग्रेट करके इस समय अपने गांव घरों में आए हैं, संरक्षित खेती को मुख्य आधार रखते हुए रोजगार के उनके लिए क्या क्या अवसर हैं संरक्षित खेती में, इस पे जरा सा चर्चा करें। जी डॉक्टर साहब। अगर आपको शुरू से ही थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दूं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार के उद्यम से हर एक राज्य में पीएफडीसी सेंटर है, प्रिसिशन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर, ये हर एक राज्य में है। एवं वहां पे ऐसे युवाओं को ही निर्वाचित किया जाता है जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित कृषि को लेके उत्साही है एवं उद्यमी है एवं वो करना चाहते हैं। आप अपने राज्य में खबर लगाएं कि कहाँ पे आपका पीएफडीसी सेंटर है। जैसे मुझको, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो ये आईआईटी खड़गपुर में है, और कल्याणी जी के बारे में अगर बताऊं तो वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीएयू में है आपका, ठीक है, झारखंड में रांची में वहां पे पीएफडीसी सेंटर है, तो आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो नजदीकी अपने पीएफडीसी सेंटर में जाएं। ये पीएफडीसी तो आपका NCPAH, नेशनल कमेटी ऑन प्लास्टिकल्चर एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर, इनके द्वारा ये संचालित होता है। एवं साथ ही साथ आपके नजदीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि आधिकारिक के साथ, उद्यान पालन अधिकारी के साथ, इनके साथ बातचीत करें। कृषि विज्ञान केंद्र है हर एक जिला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाएं, वहां पे मेरे जैसे ही काफी और भी मुझसे जानकार सब साइंटिस्ट और विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं सभी फील्ड में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सॉइल साइंस हो गया, तो उनके साथ आप निरंतर बने रहें। कृषि विज्ञान केंद्र पूरे वर्ष आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। जो किसान या जो युवा, अगर वो उनको आने में दिक्कत है कृषि विज्ञान केंद्र तक, तो हम आज जैसे मैं जा रहा हूं, तो उसी तरह उनके वहां से भी गांव-गांव में ट्रेनिंग होता है, जिसको कि हम पीएफ ट्रेनिंग कहते हैं। साथ में रूरल ट्रेनिंग होता है, जिसको हम RY ट्रेनिंग कहते हैं, रूरल यूथ ट्रेनिंग होता है। वो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे करके होता है। तो उसमें वो बिना पैसे का होता है, कोई खर्चा नहीं लगता है, जो भी युवा है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारत सरकार के उद्यम से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, कई ऐसे स्कीम्स लाए गए हैं, जैसे कि आर्या आपका हो गया, अटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, फिर आपका PKVY हो गया। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आपका वाटिका हो गया, नारी हो गया। इस तरह से कई प्रोग्राम हैं जिनको कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही संचालित किया जाता है एवं गांव में दिया जाता है। तो इनके साथ जुड़े रहने से आपको ये ट्रेनिंग मिलेगा। एवं ट्रेनिंग मिलने से, ट्रेनिंग के पहले अगर करेंगे तो हो सकता है कहीं आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो ट्रेनिंग लेके उसके बाद अगर आप पूरे एकदम जोश के साथ खेती में उतरे या इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को लेके उतरे, तो मेरा मानना है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आप इसमें कोई दो राय नहीं है एवं कोई शक नहीं है। सिद्धार्थ जी, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ हमेशा जुड़े रहिए। बहुत नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिनके बारे में आप अवगत हो सकते हैं। एवं आपका रूरल एम्पावरमेंट, आपका रोजगार एवं माइग्रेटेड जो लेबर आ रहे हैं, उनको कहीं भी काम खोजने का जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्वरोजगार हो जाएंगे, वो खुद ही अपना रोजगार कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया जितने भी युवक हैं यहाँ पे, जितने भी यूथ हैं जो कि आने वाले समय में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती से अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, याद रखिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, PFDC सेंटर्स, प्रिसिशन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स पे जरूर संपर्क करें। और सबसे मुख्यतः बात जो कि आज के समय में किसान भाइयों को जो दूर जा रहे हैं, अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों पे भरोसा, नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों पे भरोसा, ये एक बहुत ही अटल
और प्रमुख जो है स्टेप है जो किसानों को आने वाले समय में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, जो गैप हुआ है, इसको दोबारा से वापस लाना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम देखते हैं कि अधिकतर किसान भाई, ज्यादातर, हालांकि मैं किसी को खराब या कम नहीं कह रहा हूं, दुकानदारों पे उनकी निर्भरता ज्यादा हो गई है। तो क्या यदि आप हमारे वैज्ञानिकों से जुड़ेंगे, उनसे आपको अच्छे जो है जानकारी नहीं मिलेगी? इस बात पे बहुत गंभीर चर्चा करने वाली है डॉक्टर साहब। हमें भी मंथन करना पड़ेगा, सारे कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के भी ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों आया है, और किसान भाइयों को भी ये दोबारा से अपने जो है वैज्ञानिकों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, आनंद जी हैं, आनंद सिंह जी हैं, वो भी हमारे बड़े प्रबल व्यूअर हैं, सीतापुर के निवासी हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। उन्होंने भी आपका अभिवादन एवं धन्यवाद कहा है वेरी यूजफुल सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। लगभग 46 मिनट हो चुके हैं डॉक्टर साहब, और रोचकता अभी भी बरकरार है, इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा है कि सवाल बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें और बताएं, मतलब अपने गाड़ी से मत आगे बढ़ें, हम सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप जो है बताएं कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जितने भी स्ट्रक्चर्स की आपने बात कही, जितने भी संरचनाओं की आपने बात कही, मुख्य कौन कौन सी सब्जी वर्गीय पौधों का इस पे उत्पादन किया जा सकता है, इसको उगाया जा सकता है, कौन सी सही जो है सब्जियां हैं जिनको किसान भाई चयन करके अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर्स में उगाएं और अधिक लाभ पाएं? जी डॉक्टर साहब। चूंकि स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो हमको खर्चा करना है, और खर्चा करना है तो उसको हमको बाजार में बेचकर फिर वापस हमको मुनाफा भी करना है। तो दिमाग में हमेशा हमको एक चीज ख्याल रखना पड़ेगा कि हाई वैल्यू क्रॉप, बाजार में जो भी फसलें आ रही हैं उनमें से सबसे अधिक दाम कौन से फसल को मिल रहा है, सिर्फ उन्हीं को लगाना है। इसीलिए हम हाई वैल्यू क्रॉप के बारे में बात करते हैं। तो एकदम हाई वैल्यू क्रॉप अगर आता है तो सर्वप्रथम आ जाता है आपका शिमला मिर्च, या जिसको हम कैप्सिकम कहते हैं। जनरली कैप्सिकम पूरे वर्ष भर ही मिलता है, तो वो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स जो हैं आसपास हैं उनके वहां से ही आता है। ग्रीन सबसे पॉपुलर है, वो भी काफी बाजार में दाम आता है, लेकिन जैसे ही आप रेड, ऑरेंज या येलो, इन तीनों कलर के बारे में आते हैं तो ये तीनों काफी अधिक दाम या काफी अधिक मुनाफा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम ऐसे फसलों का चयन करें जो कि बाजार में हमको अधिक लाभ दे सके। दूसरा है खीरा या क्यूकम्बर जो सीडलेस हो। मैक्सिमम आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, जो लोग बड़े आकार में कर रहे हैं, तो उनके लिए आप ये सीडलेस क्यूकम्बर कर सकते हैं। ऑफ सीजन एक चीज और ध्यान में रखना है कि ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन भी हमको करना पड़ेगा। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, मैं पुरुलिया का ही मान के चल रहा हूँ, तो पुरुलिया का टेम्परेचर अभी फिलहाल आपका फरवरी मार्च अप्रैल में करीब 42 डिग्री तक गया था। बारिश होने के चलते इतनी उमस यहाँ पे थी, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई थी, टेम्परेचर अधिक था। तो मेरे एक नजदीक इधर ही बड़ा बाजार ब्लॉक का एक किसान जो है, जो कि छोटे आकार में पॉली हाउस बनाया हुआ है, उसने 100 पीस आपका गर्मी का फूल गोभी लगाया। मैंने भी लगाया कृषि विज्ञान केंद्र में, उसने भी लगाया, मेरे से अच्छा उसने किया है। तो उसने 100 पीस लगाया, मैंने उसको चारा दिया, उसको सीडलिंग्स दिया। तो उस 100 पीस को लगाने के बाद उसको एक एक फूल गोभी का करीब 50 से 60 रुपए मिला, जबकि उसने सीडलिंग्स खरीदा 2 रुपए में। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका? 400 रुपया। बेचा उसने करीब ऑन एन एवरेज अगर मैं मान लेता हूं तो 35 से 40 रुपए, 40 इंटू 40 गुणे 100, तो इसको इतना हो गया। उसका अपना लगन, साथ में बहुत ही कम आपका न्यूट्रिएंट लगता है, पानी बहुत कम लगता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ज्यादा आपको नाला करके पानी देने का जरूरत नहीं होता है। तो इस तरह के एकदम ऑफ सीजन कल्टीवेशन और हाई वैल्यू क्रॉप, चेरी टोमेटो कर सकते हैं आप, ब्रोकोली कर सकते हैं, रेड कैबेज कर सकते हैं। ऐसे क्रॉप जो कि बाजार में आपका अच्छे दाम दे सके। फ्रूट्स में आप स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं, ठीक है। कैप्सिकम अगर आप करें तो करीब
अगर आप नवंबर या दिसंबर में लगाएं तो पॉली हाउस के अंदर अगर आप करते हैं तो वो करीब आपका चल जाएगा फरवरी या मार्च तक चल जाएगा। लेकिन ओपन फील्ड कंडीशन में या अगर आप खुले खेत में लगाते हैं तो उतनी देर वो नहीं चलेगा, क्योंकि तापमात्रा बढ़ जाएगी और फल छोटे होने लगेंगे, बहुत तरह के कीड़े या रोग उसमें लग सकते हैं। तो हमेशा हमको ध्यान में रखना है सिद्धार्थ जी, हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि हाई वैल्यू क्रॉप और ऑफ सीजन बाजारजात हमको करना पड़ेगा ऐसे फसलों का जो कि उस समय बाजार में अवेलेबल ना हो। ठीक है, एक बात वही है कि आपको हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों से आप जानकारी लेते रहें, वहां से आपको इस तरह के जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनके सीड्स कहाँ से आपको मिलेंगे, ऑथेंटिक सीड, अभी ऑथेंटिक सीड या अच्छे प्रकार के बीज आपको जानकारी नहीं मिलेगी। कई दुकानें ऐसे हैं जो कि पैकेट ऊपर से सील अच्छा रहता है लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो खराब रहता है, जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा नहीं रहता है, बीज में अंकुरदगम जो है, अंकुरन जो है वो कम होता है। ठीक है, फलन हम जो सोचते हैं वो मिलना चाहिए लेकिन किसानों को फलन खराब मिलता है। ठीक है, तो हमेशा ही जितने भी सरकारी हॉर्टिकल्चर दफ्तर है, कृषि दफ्तर है, कृषि विज्ञान केंद्र है, इनके साथ जुड़े रहने से आपको निरंतर अच्छे अच्छे बीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस किस जगह से आपको मिल सकता है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, अगर वहां से आप उनके साथ अगर आप बातचीत करते हैं तो वो डायरेक्टली आप उनको सिर्फ उनके अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा और वो ठीक एकदम पूरी तरह आपके घर में डीटीडीसी के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से ये या आपका हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से, डाक के माध्यम से वो आपके एकदम घर में पहुंच जाएगा ऑथेंटिक सीड। जैसा कि आप लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ठीक उसी तरह ही कृषि भी अभी इस तरह हो गया है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको जो फसल आप चयन कर रहे हैं वो आपके मौसम के अनुसार न होके, मतलब हम अगर ओपन फील्ड में लगाते हैं तो मौसम के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में चलाते हैं तो हमको थोड़ा सा आगे या पीछे करना पड़ेगा ताकि उस समय बाजार में वो सब्जी या वो फल अवेलेबल ना हो ताकि हम अधिक दाम मिल सके। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि किस तरह से किसान भाइयों को, जिसको हाई वैल्यू क्रॉप यदि हम हिंदी में बोलें, अधिक मूल्य वर्धित सब्जियां या फिर अधिक मूल्य वर्धित जो फसलें हैं उनको लगाना है जिनकी मार्केट में डिमांड हो। इसी के साथ साथ मैं एक और टर्म मैं किसान भाइयों को समझाना चाहूंगा, एक इसको बोलते हैं होरेका बोलते हैं, होरेका सेगमेंट जिसे हम कहते हैं होटल, रेस्टोरेंट एवं कैटरर्स। जो भी किसान भाई यदि उनको संरक्षित खेती करना हो और साथ ही हाई वैल्यू क्रॉप जिसे हम कहते हैं अधिक मूल्य वर्धित सब्जियों को लगाना हो, यदि वो कैप्सिकम लगा रहे हैं, यदि वो खीरा लगा रहे हैं, यदि वो बेबी कॉर्न लगा रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज लगा रहे हैं, तो सर्वप्रथम वो ये ध्यान रखें कि आसपास के अपने होटल हुए, आसपास के अपने कैटरर बंधु हुए, इनसे संपर्क साधें कि इनको यदि डिमांड है इनसे बातचीत करें कि ये उनको फ्रेश अवेलेबल करा सकते हैं। क्योंकि संरक्षित खेती में एक बात और है, मार्केट को खेती शुरू करने से पहले मार्केट निर्धारित करना ज्यादा अवश्य है, क्योंकि इस पे आपको लागत लगेगी, इस पे आपका खर्चा होगा। और जैसा कि सब जानते हैं किसान भाई एवं जो है डॉक्टर साहब भी मेरे से सहमत होंगे कि वेजिटेबल जो है पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो मार्केट का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ 54 मिनट हो चुके हैं, 40 से ज्यादा लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र नेहरा जी, मानफुल सिंह जी, इन्होंने थोड़ा लेट में हमारे साथ ज्वाइन किया, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा कर रहे हैं संरक्षित खेती द्वारा किस तरह से ग्रामीण परिवेश में रोजगार प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर चिनांशु घोष हमारे साथ हैं वेस्ट बंगाल से, कृषि विज्ञान केंद्र पुरुलिया से, एवं उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की। अंततः आज के हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर आते हैं और चलते चलते डॉक्टर साहब आप जरा सा बताएं कि विपणन यानी मार्केटिंग की समस्या, जो भी किसान भाई संरक्षित खेती करते हैं उनको अधिकतर मार्केटिंग की समस्या से जूझना पड़ता है। तो किस तरह से, किन बातों का ख्याल में रखते हुए अच्छी मार्केटिंग कर सके किसान भाई, जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा पाए। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ये विषय ही या ये तथ्य ही, ये जगह सबसे जरूरी हो जाता है किसानों के लिए कि हमने तो फसल उगा लिया, लेकिन अब हम बिक्री कहाँ करें या हम उसका सटीक मूल्य कहाँ से करें। तो
सर्वप्रथम आप कहाँ जाएंगे? एग्री मार्केटिंग या कृषि विपणन। नेटवर्क की शायद थोड़ी सी समस्या आ गई, मेरे ख्याल से कोई फ़ोन आ गया होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब फ़ोन से जुड़े हुए हैं, और फ़ोन से जुड़ने के कारण यदि कोई फ़ोन कॉल आ जाता है बीच में तो शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब जुड़ते ही होंगे हमारे साथ। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं उनकी बातों को कंटिन्यू करता हूँ कि एक बार किसी किसान भाई ने संरक्षित खेती की, उसने उगाया, उसने फसल उगाई अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर पे, फिर मार्केट निर्धारण करना एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही कठिनाई का कार्य पड़ जाता है। इसके लिए किसान भाई सर्वप्रथम संरक्षित खेती करने से पहले ही ये निर्धारित कर लें कि वो किस जगह पे अपनी जो है फसल है उसको बेचना चाहेंगे। उसके लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक होरेका सेगमेंट होता है, आसपास के होटल, रेस्टोरेंट्स और जो केटरर भाई हैं, जो लोग शादी ब्याह में केटरिंग का काम करते हैं, उनको निरंतर प्रतिवर्ष सालाना उनको हर दिन ताज़ा फल सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाई वो विश्वास दिला सकते हैं होटल के लोगों को एवं जो केटरर्स को कि हमारे यहाँ हम संरक्षित खेती करते हैं और सीजन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। पूरे वर्ष के दौरान हर समय हम आपको अच्छे से अच्छी सब्जियों का अवेलेबिलिटी उपलब्ध हम आपको करा सकते हैं। एक ये तरीका है विपणन का। दूसरा तरीका, जैसे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो कृषि विपणन विभाग होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है सभी जिलों में, वहाँ पे जो है किसान भाई जाएं, अपना संपर्क साधें और वहाँ से पता करें, वहाँ से एक बार जो है जानकारी लें। और डॉक्टर साहब दोबारा जुड़ चुके हैं, मैं उनको जोड़ देना चाहूँगा। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा नेटवर्क लगता है फ़ोन आ गया था आपका, इसीलिए हो सकता हो खत्म हो गया। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप जरा सा कंटिन्यू करें हमारे इस लास्ट सेगमेंट की ओर कि जो मार्केटिंग की समस्या है वो किस तरह से अंतर उनका बातचीत करें। साथ ही साथ जैसे सिद्धार्थ जी ने कुछ देर पहले ही बताया कि आजकल बहुत तरह के प्राइवेट कंपनियां जुड़ चुकी हैं, जिनका मार्केट है। हम कई जगह पे जाते हैं डायरेक्टली खरीदारी करने के लिए। मैं उन जगहों का नाम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम लोग जाते हैं उन जगहों में खरीदारी करने के लिए, तो उनके भी रिप्रेजेंटेटिव पूरी तरह एकदम किसानों के साथ जुड़ जाते हैं, ताकि वहां से उनका जो क्वालिटी प्रोड्यूस है और प्रोडक्ट है वो ले सकें। साथ में अगर आप एफपीओ गठन कर सकें अपने इलाके में, तो उसके चलते भी आपका मार्केटिंग चैनल हो जाएगा। कई राज्य आपका इन मार्केटिंग चैनल्सों को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि आम जनता के पास आपको एकदम बढ़िया ये जो प्रोड्यूस है या आपका जो उत्पादन है वो तैयार हो सके। मैं अगर बंगाल की बात करूं तो यहाँ पे सुफल सिस्टम चलता है, जो कि हमारे माननीय सीएम जी ने तैयार किया हुआ है। तो सुफल बांग्ला में भी आपका कई किसानों के साथ जुड़ के किसान उनका अपना स्टॉल्स में जाके अपना जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली बेच सकते हैं। मंडी आप अपने जिला में मंडी के साथ बातचीत करके भी आप अपना आप वहाँ पे साथ ही एक बार फिर वही बोलूंगा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ भी आप बने रहें। वहाँ पे ये जो लिंकेज तैयार करना है कि हम कहाँ से उसको उत्पादन को ले और कहाँ पे उसको बिक्री करें, इनके बारे में भी जानकारी हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे बीच आए, आपने संरक्षित खेती के द्वारा किस तरह से ग्रामीण परिवेश में रोजगार के अवसर हैं इसके बारे में कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की, तथा एक कंप्लीट पैकेज आपने बताया। आपने अपने अनुभव के अनुसार किस तरह किसान भाई
एवं कम लागत लगा के भी जो छोटे किसान भी है वह संरक्षित खेती करके अपनी आय में संवर्धन कर सकते हैं तथा रोजगार पूरे वर्ष रोजगार जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमें समय दिया। समस्त किसान भाइयों की तरफ से, हमारे समस्त व्यूअर्स की तरफ से, इफ्को किसान संचार की टीम की ओर से, मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत आपका आभारी, अभिवादन एवं साधुवाद। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं फ्यूचर में भी, आगे भी हम आपकी सेवाएं ऐसे लेते रहेंगे। और आज तो हमने सेशन हिंदी में किया, आगे चल के हम जो है एक सेशन जो है हम बांग्ला में भी करेंगे कि जो हमारे बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड के किसान भाई हैं उनके लिए भी अच्छा रहे। समय देने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल से हमारे बीच आने के लिए, 1 घंटे का समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन आपका डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वोपरि ये काम ही है मेरा, और मैं चूंकि कृषि से जुड़ा हूँ, एक किसान परिवार से हूँ, और पढ़ाई चूंकि किसान खेती लेके हॉर्टिकल्चर में किया है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस जानकारी को, मेरा जो जितना भी है, जितना भी छोटा मोटा मुझको मालूम है, तो वो मैं पूरे अपने इलाके में, साथ में भारतवर्ष में फैला सकूं। आप जैसे लोगों के माध्यम से, इफ्को के माध्यम से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं 24 घंटे हर एक किसान के लिए उपलब्ध हूँ। किसी भी समय अगर कोई भी जानकारी ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए हूँ। जितना मुझको मालूम है मैं उतना अवश्य आप लोग को बताऊंगा। धन्यवाद। इफ्को किसान को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ डॉक्टर चिनांशु घोष थे, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र पुरुलिया से जिनका ताल्लुक था। उन्होंने बड़े ही संक्षिप्त रूप में एक कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, एक कंप्लीट जानकारी दी कि कोई भी किसान भाई यदि उनको संरक्षित खेती करना हो तो किन किन मुख्य बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, कितनी लागत लगेगी तथा कितनी आय संवर्धन होगी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन रहा, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को जो जानकारी हमने आपसे साझा की आपके लिए लाभदायक रही। ऐसे ही प्रतिदिन हम सुबह 11 बजे आएंगे, नए नए ज्वलंतशील मुद्दों के साथ आपसे जुड़ेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे और इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि आने वाले समय में इन सभी जानकारी आप लोगों के लिए लाभान्वित हो। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही होता है समाप्त। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान की ओर से लेना चाहूंगा आप सभी से आज्ञा। इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध रहे किसान अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।